स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुष्का मैम। अगर आप लोग भी एएनएम के कोर्स को कर रखे हैं और झारखंड एएनएम भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो राठौर एजुकेशन पॉइंट आपके लिए लाया है विजय पथ बैच। इस बैच में आपको झारखंड स्पेशल ये बैच है जिसमें आपको इस वैकेंसी की कंप्लीट तैयारी सिर्फ और सिर्फ 599 में करवाया जाएगा। तो इस बैच में आपको क्या मिलेगा? इस बैच में आपको कंप्लीट सिलेबस को कवर कराया जाएगा और डेली लाइव क्लासेस और रिकॉर्डिंग क्लासेस के थ्रू आपको कंप्लीट अपडेटेड पीडीएफ नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ और फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज़ जो होगी रैंकिंग के साथ वो मिल रही होगी। तो आपको करना क्या है, आपको राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप जो है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। फ़ोन नंबर से अपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके कोर्सेज सेक्शन में जा करके आपको हमारे विजय पथ बैच को ज्वाइन करना होगा। ये बैच अभी नंबर 1 पे चल रहा है बिहार में एएनएम की तैयारी को लेकर के। अगर आप भी मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म राठौर एजुकेशन पॉइंट से अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं तो जल्दी करें, बिल्कुल भी देरी ना करें। आज का ये क्लास जो होने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है पीडियाट्रिक के ये में, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है कि विकासशील देशों में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे की मृत्यु का सबसे सामान्य कारण क्या है? ठीक है, जो भी विकासशील देश हैं, ठीक है, जो भी अभी विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनमें 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनमें मृत्यु का सबसे सामान्य कारण क्या है, यानी कि किस कारण से सबसे ज़्यादा बच्चों की मृत्यु 5 साल से कम उम्र पे हो रही है। ऑप्शंस क्या क्या है? न्यूमोनिया, कुपोषण, मलेरिया या जन्मजात विकृतियाँ। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया जो है वो विकासशील देशों में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु का एक बहुत ही बड़ा कारण है। ये किसके वजह से होता है? ये कुपोषण और टीकाकरण की कमी से जुड़ी मृत्यु दर को बढ़ा देता है, ठीक है। ये क्या कमी है? तो ये कुपोषण और इम्यूनाइजेशन की कमी के कारण होने वाला बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 month old infant presents with persistent crying and drawing up of legs, what is it likely diagnosis? 3 महीने का शिशु लगातार रो रहा है और पैर मोड़ रहा है, संभावित निदान क्या है? ठीक है, तो एक 3 महीने का शिशु है, ठीक है, जो लगातार रो रहा है और क्या कर रहा है? पैर मोड़ रहा है। तो इसका संभावित निदान क्या हो सकता है? ऑप्शंस क्या क्या है? दांत निकलना, पेट में मरोड़, आंत्र गुथन या फिर मेनिंजाइटिस। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कॉलिक यानी पेट में मरोड़। इसका सही आंसर क्या है? कॉलिक हो सकता है बच्चे को दिन में कम से कम 3 घंटे, सप्ताह में 3 दिन लगातार अगर वो रो रहा है तो आमतौर पर पेट में गैस या ऐंठन का कारण जो है वो पैर जो है वो मोड़ रहा है बच्चा, ठीक है। तो ये 3-4 महीने की आयु में अधिक हो रहा होता है बच्चों में। तो इसका सही आंसर क्या है? कॉलिक यानी कि पेट में मरोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच साइन इज अर्लीस्ट इन इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर इन इन्फेंट्स, यानी कि शिशुओं में इंट्राक्रेनियल प्रेशर, खोपड़ी के भीतर दबाव बढ़ने का सबसे प्रारंभिक लक्षण क्या होता है? ऑप्शन क्या क्या है? उल्टी, दौरे, उभरी हुई फॉन्टेल या फिर धीमा हृदय गति। तो इसका सही आंसर क्या है? बच्चे में अगर उनका इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो अगर बढ़ा हो तो इसका प्रारंभिक लक्षण क्या होता है? इसका प्रारंभिक लक्षण होता है बल्जिंग फॉन्टेल यानी कि उभरी हुई फॉन्टेल, ठीक है। शिशुओं में जब सिर के अंदर का दबाव बढ़ता है तो सबसे पहले उनका जो एंटीरियर फॉन्टेल है, ठीक है, उनका जो एंटीरियर फॉन्टेल है वो क्या होता है? वो फूल जाता है। यह एक संवेदनशील संकेत है और इसका क्या है? इमरजेंसी में इसकी ट्रीटमेंट और केयर जो है वो इसको मिलनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एप्रोप्रिएट साइज ऑफ एंडोट्रैकियल ट्यूब फॉर अ फुल टर्म न्यूबॉर्न, यानी कि पूर्व अवधि में नवजात यानी फुल टर्म न्यूबॉर्न के लिए उपयुक्त ट्रैकियल ट्यूब का, एंडोट्रैकियल ट्यूब का आकार क्या होता है? ऑप्शन क्या क्या है? इस क्वेश्चन में पूछ के रहा है कि एक बच्चा जो जन्म ले रहा है फुल टर्म न्यूबॉर्न है, यानी कि अपने बिल्कुल सही समय पर अपना जेस्टेशन पीरियड जो है उसको कंप्लीट करके अगर पैदा लिया है, नॉर्मल है बच्चा, तो उसका जो एंडोट्रैकियल ट्यूब है उसका आकार क्या होना चाहिए? ऑप्शन है 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm या 4 mm। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 3.5 mm। 3.5 mm जो है वो व्यास होना चाहिए किसका? एंडोट्रैकियल ट्यूब का। यह शिशु के वायु मार्ग के अनुसार उपयुक्त होती है, ठीक है।
अब बात करते हैं व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड हेड सरकमफरेंस ऑफ अ 6 मंथ ओल्ड, यानी कि 6 महीने के शिशु का सामान्य सिर का परिधि यानी हेड सरकमफरेंस जो होता है वो कितना होता है, किसका, 6 महीने के बच्चे का। ऑप्शंस क्या क्या है, 38 से 40 सेंटीमीटर, 40 से 42 सेंटीमीटर, 42 से 44 सेंटीमीटर, या फिर 44 से 46 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर 42 से 44 सेंटीमीटर। सिर की परिधि यानी कि हेड का सरकमफरेंस जो है वो जन्म लेने के समय कितना होता है, लगभग 35 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और पहले 6 महीने में तेज़ी से बढ़ता है, 6 महीने के उम्र में लगभग ये कितना हो जाता है, 42 से 44 सेंटीमीटर हेड सरकमफरेंस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंडीशन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ अ क्राइंग वाइल पासिंग यूरिन इन इन्फेंट्स, यानी कि शिशु में पेशाब करते समय रोने का सबसे सामान्य कारण कौन सी स्थिति होती है। ऑप्शंस क्या क्या है, सिस्टाइटिस यानी कि मूत्राशय में सूजन, या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम, या फिर फीमोसिस, या फिर मूत्र मार्ग का बाहर आना यानी कि यूरेथ्रल प्रोलैप्स। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है फीमोसिस यानी कि शीशन संकुचन, ठीक है। अगर कोई बच्चा है जो कि पेशाब करते वक्त रो रहा है तो उसका सबसे सामान्य स्थिति क्या हो सकता है कि उसको फीमोसिस यानी कि शिशन संकुचन हो रखा हो। ये क्या होता है, तो इसमें शिश्न की जो चमड़ी होती है वो सक्रिय होती है, जिससे पेशाब करने में दर्द और कठिनाई हो रही होती है। शिशु इस दौरान रोता है। इस अवस्था को यह स्थिति जो होती है वो अक्सर जन्मजात देखने को मिलती है बच्चे में, ठीक है। What is the primary treatment of acute otitis media in children? तो बच्चों में तीव्र ओटाइटिस मीडिया यानी कान की सूजन का प्राथमिक उपचार क्या है। ऑप्शन क्या क्या है, एंटीहिस्टामिन, केवल दर्द निवारक, एंटीबायोटिक्स, या फिर डीकंजस्टेंट नोजल ड्रॉप्स। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है एंटीबायोटिक्स। अगर कोई बच्चा है जिसको बहुत ही जल्दी ओटाइटिस मीडिया यानी कि कान में सूजन हो रही है तो उसके लिए हम प्राथमिक उपचार क्या दे सकते हैं, तो हम उसे एंटीबायोटिक्स जैसे एमॉक्सिलिन जो है वो दे सकते हैं, ताकि संक्रमण और जटिलताएं जितनी भी है वो रोकी जा सके। इसमें हम क्या देते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक होता है वो देते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो होता है एंटीबायोटिक्स का वो हम यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे एमॉक्सिलिन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच रिफ्लेक्स डिसअपियर्स फर्स्ट इन इन्फेंट, ठीक है। नवजात शिशु में सबसे पहले कौन सा रिफ्लेक्स जो है वो समाप्त हो जाता है। ऑप्शंस क्या क्या है, मोरो रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स, पामर ग्रास्प यानी कि हथेली पकड़ने का रिफ्लेक्स, या फिर टोनिक नेक रिफ्लेक्स। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स जो होता है वो तब देखा जाता है जब बच्चों के गाल को छूने पर वह स्तन की ओर मुड़ता है। यह 4 महीने की आयु तक गायब हो जाता है और यह सबसे पहले समाप्त होने वाला क्या है, रिफ्लेक्स है, ठीक है। रूटिंग रिफ्लेक्स जो है वो बच्चे में सबसे पहले समाप्त हो रहा होता है, यानी कि 4 महीने की आयु तक ये क्या होता है, पूरी तरह से गायब हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ गिविंग ओरल मेडिकेशन टू एन इन्फेंट। नवजात शिशु को मौखिक दवा देने का सबसे उपयुक्त विधि कौन सा होता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, मिक्स विथ फीडिंग बॉटल यानी कि दूध की बोतल में निकालकर, यूज़ ड्रॉपर टू द बैक ऑफ द टंग, ड्रॉपर से जीभ के पिछले भाग पर देना, या फिर चम्मच से सीधे मुंह में देना, या फिर खाने में मिलाकर देना। तो इसका सही आंसर क्या है, एक बच्चा जो है, जो शिशु है, उसको अगर हमें मुंह में अगर दवा देना है तो उसके लिए सबसे सुरक्षित तरीका ये होगा कि हम उसे ड्रॉपर से उसके जीभ के पीछे क्या है वो दवा को रख दें, ठीक है। इससे उल्टी या थूकने का संभावना जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज़ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ डिहाइड्रेशन करेक्शन इन अ चाइल्ड। किस संकेत से बच्चे में निर्जलीकरण सुधार का सर्वोत्तम संकेत मिल रहा होता है। ऑप्शंस क्या क्या है, त्वचा में लचीलापन, सामान्य रक्तचाप, मूत्र उत्सर्जन, या फिर नम म्यूकस झिल्ली। तो जो बच्चों में डिहाइड्रेशन का सुधार हो रहा है, इस बात का जो सर्वोत्तम संकेत है वो हमें कैसे मिलता है, वो हमें मूत्र उत्सर्जन यानी कि यूरिन आउटपुट से मिल रहा होता है। निर्जलीकरण के सुधार का सबसे भरोसेमंद और स्पष्ट संकेत क्या होता है, यूरिन का क्वांटिटी देखना। क्या देखना, यूरिन का क्वांटिटी देखने से डिहाइड्रेशन में सुधार हो रहा है या नहीं इसका पता चलता है। और इसका ये भी पता चलता है कि बॉडी में हमारा जो लिक्विड है उसका जो
लेवल है वो मेंटेन हो पाया है अभी तक पूरी तरह से या नहीं। विच कंडीशन प्रेजेंट विद अ करंट जेली स्टूल इन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों में करंट जेली जैसा मल किस स्थिति में देखा जाता है, यानी कि कौन सा ऐसा स्थिति है जिसमें करंट जेली जैसा मल जो है वो बच्चों में देखने को मिलता है। ऑप्शंस क्या क्या है, मिकल डाइवर्टिकुलम, इंट्यूसस्पेक्शन यानी कि आंत्रगुथन, या फिर हिर्शस्प्रंग डिजीज़, या फिर गैस्ट्रो इंटेराइटिस। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है इंट्यूसस्पेक्शन यानी कि आंत्रगुथन। ये क्या है, आंत्रगुथन। ये आंत के एक हिस्से में दूसरे हिस्से, इसमें क्या होता है कि आंत का जो एक हिस्सा होता है वो दूसरे हिस्से में फंस जा रहा होता है, जिससे रक्त और बलगम के साथ गाढ़ा गहरा हरा लाल मल जो है वो आ रहा होता है, जिससे हम करंट जेली स्टूल कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये एक बहुत ही ज़्यादा मेडिकल इमरजेंसी वाली सिचुएशन है। ठीक है, अगर ऐसा कभी भी हो तो ये बिल्कुल बच्चे के साथ इमरजेंसी वाली सिचुएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक फॉर ट्रीटिंग पीडियाट्रिक न्यूमोनिया एज पर WHO। तो WHO के अनुसार बच्चों के न्यूमोनिया के इलाज के लिए प्रथम एंटीबायोटिक कौन सा सही है। ऑप्शंस क्या क्या है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, या फिर एमॉक्सिलिन, या फिर एजिथ्रोमाइसिन, या फिर सिफिक्सिन। तो WHO गाइडलाइंस के अनुसार एमॉक्सिलिन को बच्चों की कम्युनिटी ये में न्यूमोनिया में सबसे पहली पंक्ति की दवा मानी जाती है। ठीक है, ये ऐसा क्यों माना जाता है, क्योंकि ये सुरक्षित, प्रभावी और आसानी से उपलब्ध होता है। तो इसका सही आंसर है एमॉक्सिलिन। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन ड्यूरिंग अ फेब्राइल सीजर इन अ चाइल्ड। बच्चों को बुखार के साथ दौरा यानी फेब्राइल सीजर आने पर सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग क्रिया क्या है। ऑप्शन क्या क्या है, तुरंत बुखार की दवा देना, बच्चे को पकड़कर रोकना, वायु मार्ग की सुरक्षा करना और रिकवरी पोजीशन में रखना, या फिर तुरंत ऑक्सीजन देना। तो इसका सही आंसर क्या है, फेब्राइल सीजर क्या होता है, तो जब बहुत तेज़ बुखार के साथ अगर सीजर यानी दौरे पड़ रहे हों तो उसे हम फेब्राइल सीजर कहते हैं। इस समय पर सबसे पहले आवश्यक ये होता है कि बच्चे का जो है वो सीजर आ रहा है ना, दौरे पड़ रहे हैं, तो उसका वायु मार्ग खुला रहे और वो रिकवरी पोजीशन यानी कि एक साइड करवट करके हो, जिससे उसका जो भी श्वास नली है उसमें कोई भी चीज़ फंसे ना और उसे सांस लेने में किसी तरह की कठिनाई ना हो। तो इसका सही आंसर है वायु मार्ग की सुरक्षा करना और रिकवरी पोजीशन में रखना। रिकवरी की पोजीशन कौन सा पोजीशन होता है, लैटरल पोजीशन यानी कि एक साइड करवट करके रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाइल्ड विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज एट रिस्क फॉर विच कॉम्प्लिकेशन। नेफ्रोटिक सिंड्रोम से पीड़ित बच्चे को किस जटिलता का सबसे अधिक खतरा हो रहा होता है। ऑप्शन क्या क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया यानी कम शुगर, ब्लीडिंग यानी रक्तस्राव, इन्फेक्शन यानी संक्रमण, या फिर हार्ट फेलियर यानी कि हृदय विफलता। तो जो बच्चे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रखा है उसको कौन सा कॉम्प्लिकेशन होने का सबसे ज़्यादा खतरा है, उसको सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण होने का खतरा है। ऐसा क्यों है, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो होता है वो शरीर से प्रोटीन निकालता है जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो क्या हो सकती है, कमज़ोर हो सकती है। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, हमारा बॉडी का जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर हो सकता है, जिसके कारण संक्रमण का जो खतरा होता है वो बढ़ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैलोरिक रिक्वायरमेंट पर केजी ऑफ एन इन्फेंट एज्ड 0 से 6 मंथ, यानी कि 0 से 6 महीने के शिशु के लिए प्रति केजी कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन क्या क्या है, 80 से 90 किलो कैलोरी पर केजी पर डे, या फिर 100 से 110 किलो कैलोरी पर केजी पर डे, या फिर 120 से 130 किलो कैलोरी पर केजी पर डे, या फिर 150 से 160 किलो कैलोरी पर केजी पर डे। तो इसका सही आंसर क्या है कि 0 से 6 महीने तक के जो बच्चे होते हैं उनका विकास और मेटाबॉलिज्म जो होता है, उनका जो ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म जो होता है उसके लिए उनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज चाहिए होती हैं हर दिन, जो कि होता है 100 से 110 किलो कैलोरी पर डे। ठीक है, ये जो इतनी कैलोरी है वो उन्हें ब्रेस्ट मिल्क या फिर फॉर्मूला मिल्क जो भी उन्हें पिलाया जा रहा है उससे पूरी की तरह से पूर्ति हो रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वैक्सीन किस टीके का उपयोग गंभीर प्रतिरक्षा कमी यानी कि सीवियर इम्यूनोडेफिशिएंसी वाले बच्चों में निषिद्ध कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यानी कि कौन सा ऐसा टीका है जिसको कि प्रतिरक्षा कमी वाले बच्चों को नहीं दे सकते। ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शन है DPT, या फिर OPV, या फिर हेपेटाइटिस B, या फिर HIV। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो एक जीवित
कमज़ोर वायरस है, जिसे हम क्या कहते हैं, वैक्सीन है, जिसे हम क्या कहते हैं, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। ठीक है, तो इसको कभी भी कमज़ोर प्रतिरक्षा वाले बच्चों में नहीं देना होता, क्योंकि इससे जो है वो सीवियर जो इन्फेक्शन है वो देखने को मिल सकता है। इसका हमेशा कौन सा फॉर्म देना होता है, IPV यानी कि इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन जो होता है वो वाला फॉर्म यूज़ करना होता है, OPV नहीं करना होता। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है OPV। विच congenital हार्ट डिफेक्ट causes मशीन लाइक मुरमुर इन इन्फेंट? कौन सी जन्मजात हृदय विकृति जो है शिशु में मशीन जैसी ध्वनि उत्पन्न कर रही होती है? ऑप्शन क्या क्या है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट डक्टस एंटेरियोसस या फिर ट्रेटालॉजी ऑफ फैलॉट। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है पेटेंट डक्टस एंटेरियोसस। ठीक है, ये क्या है, ये एक PDA एक ऐसा ये है कंडीशन है जिसमें एक धमनी जो है वो जन्म के बाद बंद होनी चाहिए, वह खुली रहती है। ठीक है, इससे क्या होता है, मशीन जैसा लगातार जो मरमर ध्वनि है वो सुनाई दे रही होती है। PDA जो है वो समय पर बंद ना हो तो CHF यानी कि हृदय विफलता जो है, कार्डियक हार्ट फेलियर जो है, उसका खतरा जो है वो बढ़ रहा होता है। तो ये क्या है, ये एक कंडीशन है जो कि एक धमनी जो कि बंद होनी चाहिए उसके खुले रहने के वजह से सुनने को मिल रही होती है, पेटेंट डक्टस एंटेरियोसस। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन स्पेसिफिक साइन ऑफ मीजल्स, यानी खसरे मीजल्स का सबसे विशिष्ट लक्षण क्या है? ऑप्शन क्या क्या है, मैक्यूलोपैपुलर रैश यानी चकते, हाई ग्रेड फीवर यानी तेज़ बुखार, कॉप्लिक स्पॉट्स या फिर कफ एंड कोल्ड, खांसी और सर्दी। तो इसका सही आंसर क्या है, खसरे में पाए जाने वाला जो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक साइन है वो है कॉप्लिक स्पॉट। कॉप्लिक स्पॉट क्या होता है, वो खसरे में पाए जाने वाला सफ़ेद दाना होता है जो गाल के अंदरूनी सतह पर दिखाई देता है। यह रैश से पहले आते हैं और खसरे की सबसे विशिष्ट यानी स्पेसिफिक चिन्ह मीजल्स का माना जाता है। कौन, कॉप्लिक स्पॉट। ठीक है, कॉप्लिक स्पॉट जो होता है वो मीजल्स का सबसे स्पेसिफिक साइन माना जा रहा होता है। शिशु में श्वसन संकट यानी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को सबसे विश्वसनीय संकेत क्या है? ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है, यानी कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इस बात का साइन क्या क्या है? ऑप्शन क्या क्या है, कराहना, नीलिमा, नाक का फूलना या छाती का धंसना। तो इसका सही आंसर क्या है, चेस्ट रिट्रैक्शन यानी छाती का धंसना। चेस्ट रिट्रैक्शन जो है वो तब होता है जब शिशु को सांस लेने में अत्यधिक प्रयास करना पड़ रहा है, छाती की त्वचा जो होती है वो अंदर की ओर धंस जाती है। ये गंभीर श्वसन संकट है और इसका शीघ्र इलाज होना ज़रूरी होता है क्योंकि यही एक इमरजेंसी सिचुएशन होता है। बच्चों में विटामिन ए की कमी का पहला लक्षण क्या होता है? ऑप्शन क्या क्या है, कॉर्नियल अल्सर, ज़ीरोप्थैलियम, नाइट ब्लाइंडनेस या फिर बीटॉट स्पॉट्स। तो इसका सही आंसर क्या है, विटामिन ए की कमी से जो बच्चों में जो बीमारी सबसे कॉमनली देखने को मिलती है वही बच्चों में भी देखने को मिलता है जो बड़ों में मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी। रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होने वाला इसका सबसे प्रारंभिक लक्षण होता है। धीरे धीरे यह स्थिति बीटॉट स्पॉट या फिर ज़ेरोप्थेलिमिया या फिर कॉर्नियल अल्सर में बदल सकता है, क्योंकि ये सारे जो है वो बड़े रूप हैं विटामिन ए की कमी का, लेकिन शुरुआती दौर पे क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी देखने को मिल रही होती है। शिशु के अनुपूरक आहार यानी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग को शुरू करने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है? तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो बच्चे का कब शुरू करना चाहिए? ऑप्शन क्या क्या है, जन्म के समय, 3 महीने पे, 6 महीने पे या 1 साल पे। तो इसका सही आंसर क्या है, WHO के अनुसार जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है बच्चे का वो 6 महीने पर शुरू करना चाहिए। 6 महीने से पहले तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग चलना चाहिए, यानी कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए और 6 महीने के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो शुरू करना चाहिए। 1 वर्ष का बच्चा बिना सहारे खड़ा नहीं हो पा रहा है, सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? 1 वर्ष का जो बच्चा है वो बिना सहारे के अगर खड़ा ना हो पाए तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन क्या क्या है, रिकेट्स, सेरिब्रल प्लासी, सामान्य विकास या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म। तो रिकेट्स जो है वो ऐसी कंडीशन है जिसमें हड्डियां जो है वो कमज़ोर और नरम हो जाती है, जिससे बच्चा जो है वो खड़ा नहीं हो पाता। तो रिकेट जो है वो एक संभावित कारण हो सकता है। इस स्थिति में क्या होता है, तो विटामिन डी जो होता है उसका कमी हो जाता है। विटामिन डी जो होता है वो हमारे शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करता है और कैल्शियम ना एब्जॉर्ब होने के कारण भी रिकेट्स हो रहा होता है। तो इसमें विटामिन डी की भी कमी देखने को मिलती है। 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं में अतः
अंतःपेशियाँ यानी कि आईएम इंजेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त स्थान क्या होता है? अब 1 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसको हम आईएम इंजेक्शन जो कि 90 डिग्री पे दिया जाता है मसल्स में, ठीक है, मसल्स में दिया जाता है। तो ये हम किस मसल में देंगे? ऑप्शन क्या क्या है? ग्लूटियस मैक्सिमस, डेल्टॉइड मसल, वास्टस लैटेरालिस मसल या फिर रेक्टस फेमोरिस मसल। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर वास्टस लैटेरालिस मसल। वास्टस लैटेरालिस मसल कहाँ होता है? तो जांघ की बाहरी मांसपेशी होती है जो कि 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में आईएम देने के लिए सबसे सुरक्षित और सुलभ स्थान होता है। यह क्षेत्र बड़ा होता है और नसों से दूर होता है। क्वाशियोरकर कुपोषण का सबसे प्रारंभिक लक्षण क्या होता है? क्वाशियोरकर आप लोगों को पता होगा, प्रोटीन के डेफिशिएंसी के कारण होने वाला कुपोषण का एक कुपोषण से रिलेटेड एक बीमारी है। इसका प्रारंभिक लक्षण क्या होता है? ऑप्शन है एडिमा यानी सूजन, हेयर चेंजेस बालों में परिवर्तन, मून फेस यानी गोल चेहरा या फिर इरिटेटेबिलिटी यानी चिड़चिड़ापन। तो क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी के कारण जो बीमारी उत्पन्न होती है, इसका प्रमुख लक्षण होता है कि पैरों व चेहरों में सूजन यानी एडिमा देखने को मिलना, ठीक है। तो इसका सही आंसर है एडिमा। ये एडिमा जो होता है वो लो एल्ब्यूमिन लेवल के कारण होता है। ये क्यों होता है? तो लो एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन क्या है? तो एल्ब्यूमिन एक तरह का प्रोटीन है जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। ये एल्ब्यूमिन की कमी के कारण एडिमा सूजन जो है वो देखने को मिलता है क्वाशियोरकर में। एक स्वस्थ 2 वर्ष के बच्चों का औसत वज़न क्या होता है? तो 2 वर्ष के बच्चों का औसत वज़न क्या होता है? ऑप्शन क्या क्या है? 8 केजी, 10 केजी, 12 केजी या 14 केजी। तो इसका सही आंसर क्या है कि 2 वर्ष के बच्चे का औसत वज़न क्या होता है? 12 किलो होता है, ठीक है। ये जन्म के वज़न से लगभग 4 गुना होता है। कितना होता है? 4x होता है। बच्चों में क्या है? बच्चों में टेट्रालॉजी ऑफ फैलॉट यानी कि TOF का मुख्य लक्षण क्या होता है? तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलॉट जो सिचुएशन है उसका सबसे मुख्य लक्षण क्या होता है? ऑप्शन है साइनोसिस ऑन क्राइंग यानी कि रोते समय नीलिमा, सूजन, क्लबिंग यानी कि उंगलियों का फूलना या फिर हार्ट मुरमुर, दिल में शोर। तो इसका सही आंसर क्या है? साइनोसिस ऑन क्राइंग यानी कि रोते समय नीलिमा। और टेट्रालॉजी ऑफ फैलॉट जो है वो एक साइनियोटिक जन्मजात हृदय विकृति है जिसका मुख्य लक्षण ये होता है कि रोते समय या व्यायाम यानी एक्सरसाइज करते समय जो साइनोसिस नीलिमा होती है, जिसे टेट स्पेल्स भी कहा जाता है, वो दिख रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया इन चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स? तो पूरे विश्व स्तर पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में डायरिया का सबसे सामान्य कारण क्या होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? कॉलेरा यानी हैजा, इकोलाई इन्फेक्शन या फिर रोटा वायरस या फिर टाइफॉइड। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है रोटा वायरस। रोटा वायरस बच्चों में गंभीर डायरिया का सबसे आम कारण है जिससे क्या है पूरा विश्व ग्रसित है, ठीक है। इसीलिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो UIP भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है उसमें इसके खिलाफ वैक्सीन्स भी जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। नवजात शिशु में सबसे पहले कौन सा रिफ्लेक्स प्रकट होता है? अभी हमने ऊपर जो क्वेश्चन पहले देखा था उसमें था कि कौन सा रिफ्लेक्स जो है वो पहले विलुप्त होता है। अब हमें देखना है कि कौन सा रिफ्लेक्स जो है वो सबसे पहले प्रकट होता है। ऑप्शन क्या क्या है? मोरर रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स या फिर ग्रास्प रिफ्लेक्स। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सकिंग रिफ्लेक्स। सकिंग रिफ्लेक्स जो है वो जन्म के तुरंत बाद दिखता है और यह शिशु को स्तनपान करने में यानी कि ब्रेस्ट फीड करने में मदद करता है और यह सबसे पहला प्रारंभिक यानी नेचुरल जो है वो रिफ्लेक्स बच्चे में देखने को मिलता है। नवजात में पीलिया जॉन्डिस के साथ कौन सा लक्षण खतरे का संकेत तो है? ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है? केवल आँखों में पीलापन या फिर दूध ना पीना या फिर हथेलियों और तलवे का पीला होना या फिर हल्की सुस्ती। तो कौन सा ऐसा लक्षण है बच्चों में नवजात में जो पीलिया के साथ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लक्षण है? तो इसका सही आंसर क्या है? हथेलियों और तलवे का पीला होना। क्यों? क्योंकि जब नवजात की हथेलियाँ और तलवे जो होते हैं वो भी पीले हो जाते हैं तो यह गंभीर पीलिया यानी कि हाइपर बाइलिरुबिमिया का संकेत हो सकता है जो कि किसी अन्य बहुत ही बड़े इमरजेंसी कारण या फिर इमरजेंसी हेल्थ कंडीशन के कारण ऐसा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन से विटामिन की कमी से शिशु में फॉन्टेल यानी कि मस्तिष्क की हड्डियों के खुले स्थान जो है वो बंद होने में देरी होती है? ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी अगर बच्चे में हो जाए तो उसके कारण जो उसके फॉन्टेल होते हैं यानी कि मस्तिष्क की जो हड्डियाँ खुली होती हैं उनको बंद होने में देरी लगता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी जो होता है वो क्या करता है? वो कैल्शियम की कमी के कारण होता है।
विटामिन डी की कमी जो है हमारे शरीर में वो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो है उसको घटा देती है, ठीक है, जिससे हड्डियाँ क्या होती है, कमज़ोर होती है। और हमने ऊपर भी देखा कि रिकेट्स जैसी जो बीमारियाँ हैं वो हो जाती है किसके कारण से, तो विटामिन डी की कमी के कारण। तो कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी कमी के कारण जो फॉन्टेल है वो बंद होने में उसको देरी हो, तो वो विटामिन है विटामिन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिशुओं में बिल्ली जैसी रोने की आवाज़ किस स्थिति से संबंधित होती है। ऑप्शन क्या क्या है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, या फिर क्रीड्यू चार्ट सिंड्रोम, या फिर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। तो इसका सही आंसर क्या है, जो कैट्स क्राई यानी कि बिल्ली जैसी रोने की आवाज़ जो है वो किस स्थिति से संबंधित होती है, क्राइड्यू चार्ट सिंड्रोम से संबंधित होती है। क्राइड्यू चार्ट जो होता है फ्रेंच में इसका मतलब होता है बिल्ली की आवाज़, ठीक है। तो इस सिंड्रोम में बच्चों की रोने की आवाज़ जो होती है वो बिल्ली जैसी तेज़ और तीखी होती है। यह क्रोमोसोम 5 में जो डिलीशन है उसके कारण होता है, ठीक है, 5 में गड़बड़ी के कारण ये सिंड्रोम देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशुओं में निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन का प्रारंभिक संकेत क्या होता है। ऑप्शन क्या क्या है, धसी हुई आँखें, सूखी जीभ, त्वचा की लोच कम होना यानी कि स्किन का टर्जर लॉस होना, या फिर मूत्र उत्सर्जन में कमी। तो कौन सा ऐसा साइन है जो अर्ली इंडिकेटर है डिहाइड्रेशन का। डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण बच्चे में हो रहा है, इस बात का प्रारंभिक संकेत कौन देता है, तो इस बात का प्रारंभिक संकेत सूखी जीभ से मिल रहा होता है। मुंह और जीभ का में सूखापन जो है वो निर्जलीकरण का सबसे प्रारंभिक लक्षण होता है, जिसके बाद आगे के चरणों में आँखों का धंसना, पेशाब कम होना, त्वचा की लोच कम होना, ये सारी चीज़ें आगे दिख रही होती हैं। जन्म के समय एक नवजात शिशु की औसत सिर परिधि यानी कि हेड सर्कम्फरेंस क्या होती है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऊपर भी बताया था। इसका सही आंसर है 34 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात सेप्सिस यानी कि नियोनेटल सेप्सिस का सबसे सामान्य कारण क्या होता है। ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, या फिर ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, या फिर एस्चेरिया कोलाई, या फिर स्टेफाइलोकोकस एयूरीज। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो प्रसव के दौरान माँ से नवजात को संक्रमण दे सकता है। यह अर्ली ऑनसेट नियोनेटल सेप्सिस का सबसे आम कारण है, इसलिए गर्भवती महिलाओं की जो GBS यानी कि ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो स्क्रीनिंग की जाती है पहले ही, ताकि बच्चे को जो है वो ये इन्फेक्शन ना हो रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण स्तनपान एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में जन्म के बाद शिशु को कौन सा पूरक आवश्यक होता है, ठीक है। तो जन्म के बाद एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में कौन सा पूरक जो होता है वो आवश्यक होता है, यानी सप्लीमेंट जो है वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा बच्चे को दिया जाना चाहिए। ऑप्शन क्या क्या है, आयरन, विटामिन डी, जिंक, या फॉलिक एसिड। तो माँ के दूध में विटामिन डी की जो मात्रा होती है वो कम होती है, इसलिए WHO के अनुसार क्या है, जन्म के कुछ सप्ताह के बाद शिशु को विटामिन डी का जो पूरक है यानी सप्लीमेंट है वो दिया जाना चाहिए, जो कि सप्लीमेंट्स कितना होता है 400 IU पर डे, ठीक है। इतने मात्रा में जो सप्लीमेंट है वो दिया जाना चाहिए ताकि रिकेट्स से बच्चे को बचाया जा सके। इसका सही आंसर है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन शैली में सुधार किस स्तर की रोकथाम यानी प्रिवेंशन में आता है। तो ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन शैली में सुधार जो है वो किस ये में आता है। ऑप्शन क्या क्या है, प्राथमिक रोकथाम, द्वितीय रोकथाम, तृतीय रोकथाम, या फिर चतुर्थक रोकथाम। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है प्राइमरी रोकथाम। प्राइमरी रोकथाम में क्या क्या आता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, टीकाकरण, डाइट सलाह, जीवन शैली में बदलाव, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्राथमिक रोकथाम में आ रही होती है, जो कि बीमारी होने से पहले की रोकथाम होती है, ठीक है। अब 2000 ईस्वी तक सभी के लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य किस संगठन द्वारा निर्धारित किया गया था। ऑप्शन क्या क्या है, यूनिसेफ, FAO, WHO, या फिर UNDP। तो इसका सही आंसर क्या है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1997 में हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर 2000 का लक्ष्य रखा था, जिसका उद्देश्य वर्ष 2000 तक सभी लोगों को स्वीकार्य स्वास्थ्य स्तर प्राप्त करवाना था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है द कंसेप्ट ऑफ वेलनेस इन हेल्थ प्रमोशन फोकसेस ऑन, यानी कि स्वास्थ्य संवर्धन में वेलनेस की अवधारणा किस पर केंद्रित है, ठीक है। स्वास्थ्य संवर्धन जो है इसमें वेलनेस की अवधारणा जो है वो किस पर केंद्रित होती है। ऑप्शन क्या क्या है, रोग की अनुपस्थिति, या फिर अस्पताल आधारित देखभाल, या फिर समग्र कल्याण, या फिर केवल शारीरिक शक्ति। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है समग्र कल्याण यानी कि हॉलिस्टिक वेलबींग, ठीक है।
हॉलिस्टिक वेलबींग यानी कि समग्र कल्याण। वेलनेस यानी कि जो ये होता है, वेलनेस जो है उसका मतलब सिर्फ रोग मुक्त होना नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों में संतुलित और सकारात्मक स्थिति होना होता है। यानी कि हर स्थिति में हॉलिस्टिक वेलबींग यानी कि समग्र कल्याण होता है। ठीक है, स्वास्थ्य संवर्धन की एक प्रमुख रणनीति निम्न में से कौन सी है? ठीक है, स्वास्थ्य संवर्धन जो है यानी कि हेल्थ प्रमोशन, उसकी प्रमुख जो नीति है वो निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन है रोगों का उपचार, निष्क्रिय टीकाकरण, या फिर व्यवहार परिवर्तन संचार, या फिर शल्य चिकित्सा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है व्यवहार परिवर्तन संचार यानी कि बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन जो है वो रणनीति में प्रमुख रणनीति है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है, लोगों को जो भी हेल्थ रिलेटेड एजुकेशन है उनको क्या क्या हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, ये सब के प्रति जो है वो सकारात्मक रूप से प्रभावित करने का तरीका है ये, और इससे जो है वो स्वास्थ्य संवर्धन में एक शक्तिशाली उपकरण की तरह इसे यूज़ किया जाता है। किसको? बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशंस को। ठीक है, अगला है स्वास्थ्य शिक्षा त्रिकोण यानी कि में रवैया यानी एटीट्यूड का कौन सा रंग प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, यानी कि जो एटीट्यूड है हेल्थ एजुकेशन में वो ट्रायंगल, हेल्थ एजुकेशन का ट्रायंगल में एटीट्यूड कौन से कलर से रिप्रेजेंट होता है? ऑप्शन है लाल, पीला, हरा या नीला। तो इसका सही आंसर है पीला। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन जो ट्रायंगल है उसमें जो ज्ञान है यानी नॉलेज है वो ब्लू कलर में आता है, एटीट्यूड यानी कि जो रवैया है वो पीला कलर में आता है, और प्रैक्टिस जो होता है यानी कि प्रैक्टिस जो होता है वो रेड कलर में आता है। ठीक है, ये मॉडल बताता है कि ज्ञान, दृष्टिकोण और अभ्यास तीनों क्या है? ज़रूरी है। ठीक है, तो ट्रायंगल में क्या चीज़ें आती हैं? 3 चीज़ें आती हैं, नॉलेज ब्लू कलर, एटीट्यूड येलो कलर और प्रैक्टिस रेड कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन क्या क्या है? रुचि, भागीदारी, प्रेरणा या फिर थोपना। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि हेल्थ एजुकेशन का सिद्धांत नहीं है? वो है थोपना। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन जो है वो कभी भी किसी पे थोपना नहीं होता। हेल्थ एजुकेशन जो है उसमें जानकारी देने का तरीका कुछ ऐसा होता है जिससे सामने वाले को उसमें रुचि आ रही हो, यानी कि वो इंटरेस्ट दिखा रहा हो, उसमें उसकी भी भागीदारी हो और वो उससे प्रेरणा लेकर कुछ सीख करके जा रहा हो। कोई भी चीज़ें कोई भी जानकारी उसके ऊपर थोपना जो है वो स्वास्थ्य शिक्षा का सिद्धांत नहीं होता। ओटावा चार्टर फॉर हेल्थ प्रमोशन 1986 एम्फेसाइज्ड हाउ मनी एक्शन एरियाज? ओटावा चार्टर 1986 में स्वास्थ्य संवर्धन के कितने क्रियात्मक क्षेत्र यानी एक्शन एरियाज बताए गए हैं? ऑप्शन क्या क्या है? 3, 5, 7 या 10। तो ओटावा चार्टर जो है वो WHO द्वारा शुरू किया गया था 1986 में। ठीक है, इसमें स्वास्थ्य संवर्धन के 5 एक्शंस बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? 5 एक्शंस बताए गए हैं। क्या क्या है? तो हेल्दी पब्लिक पॉलिसी, सपोर्टिव इन्वायरमेंट, ठीक है, कम्युनिटी एक्शन, पर्सनल स्किल्स और रीओरिएंटेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। इतनी जो है वो 5 तरह की जो ये है ओटावा चार्टर के थ्रू जो ये एक्शन एरियाज है वो बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि IEC स्टैंड्स फॉर, IEC का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शंस हैं इन्फॉर्मेशन इवैल्यूएशन कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, इंस्ट्रक्शन एजुकेशन काउंसलिंग या फिर इंटरैक्शन एजुकेशन कैंपेन। तो IEC का मतलब क्या होता है? इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है? इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन का उद्देश्य होता है कि स्वास्थ्य के संबंधित व्यवहारों को बदल पाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहार परिवर्तन में कौन सा मॉडल जो है वो प्री कॉन्टेम्पलेशन और मेंटेनेंस जैसे चरणों को शामिल करता है? ठीक है, तो व्यवहार परिवर्तन का जो मॉडल है उसमें कौन सा ऐसा स्तर है जिसपे प्री कॉन्टेम्पलेशन और मेंटेनेंस जैसे जो चरण हैं वो शामिल है? ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है? हेल्थ बिलीव मॉडल, ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल, थ्योरी ऑफ प्लान बिहेवियर या फिर सोशल लर्निंग थ्योरी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल। ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल जो है वो स्टेजेस ऑफ चेंज यानी कि व्यवहार परिवर्तन को इसके बेसिस पे 6 चरणों में बांटा गया है। क्या क्या है? प्री कॉन्टेम्पलेशन, कॉन्टेम्पलेशन, प्रिपरेशन, एक्शन, मेंटेनेंस और रिलैप्स, जो कि क्या होता है? ऑप्शनल होता है। तो इसके अंतर्गत 6 चरणों में क्या किया गया है? ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल के अंतर्गत 6 चरणों में जो है वो व्यवहार परिवर्तन को यानी कि चेंजेस को बांटा गया है। ठीक है,
आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय रोकथाम का एक उदाहरण क्या है। ऑप्शन क्या क्या है, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ एजुकेशन, कैंसर स्क्रीनिंग या फिर रिहैबिलिटेशन। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है कैंसर स्क्रीनिंग। सेकेंडरी प्रिवेंशन जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, रोग को उसका प्रारंभिक स्टेज पे ही, यानी कि जो वो रोग हो रहा है उसी वक्त उसका पता लगाने का प्रयास करते हैं, जिससे उसका क्या हो सके, जल्दी से जल्दी उपचार हो सके और उसको ठीक करने के लिए जल्दी से जल्दी कदम उठाया जा सके, जिसके अंतर्गत क्या आ सकता है, कैंसर स्क्रीनिंग जो है वो आ सकता है। क्योंकि कैंसर का अगर हम जल्दी पता लगाएंगे तो उसका ठीक होने का चांसेस जो है वो ज़्यादा रहेगा। तो ये किसके अंतर्गत आता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा क्या था, आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को ये क्लासेस अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके लिए लगातार और ऐसे ही क्लासेस लाई जा रही हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगी। तो अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।